नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। अपना जो हिंदी व्याकरण चल रहा था उसका एक बिंदु हम चर्चा में ले चुके हैं जिसका नाम था अपने वर्णमाला। और उसके अपने क्या है 100 एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी कर चुके थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपने जो आज का बिंदु रहेगा उससे पहले मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूं कि अपने इस चैनल के ऊपर सभी प्रकार की क्लासेस आपको उपलब्ध हैं। चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो आपके हिंदी की क्लास जो मेरी चल रही है वो वाली हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो आपके ज्योग्राफी की हो, चाहे किसी अन्य विषय कला संस्कृति की हो। अभी इतिहास की भी आगे शुरू करने वाले हैं। तो अपने जितने भी दोस्त हैं, गणित की भी क्लास चल रही है, जितने भी दोस्त हैं, अपना फ्रेंड सर्कल आपका, आपके भाई है, बहन है, सबको ये चैनल शेयर किया करो भाई। क्योंकि आपके लिए इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहाँ पर सभी प्रकार की जो क्लासेज हैं वो आपको उपलब्ध मिलती है। अच्छे तरीके से गहराई से कराया जाता है, उसके बाद आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू के माध्यम से भी समझाया जाता है। ठीक है, तो शेयर करते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट बॉक्स में आप किस जिले से हो और किसकी तैयारी कर रहे हो ये जरूर बताओ भाई, है ना। तो अपने आगे बढ़ते हैं और अपना जो आज का बिंदु रहेगा हिंदी के अंदर, अब से पहले हमने जो टॉपिक किया है उसका नाम था वर्णमाला। क्या नाम था? उस टॉपिक का नाम था वर्णमाला। सबसे पहला जो बिंदु किया था हमने, उस बिंदु का नाम क्या था? वर्णमाला। वर्णमाला हम चर्चा में ले चुके हैं। वर्णमाला की हमने 5 वीडियो बनाई थी। 5 वीडियो के अंदर हमने विस्तार पढ़ा था उसका। फिर हमने एक वीडियो और बनाई। तो उस एक वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि 100 प्रश्न देखे थे, 100 प्रश्न देखे। आज जो अपने करने जा रहे हैं वो जो बिंदु है वो वर्णमाला से थोड़ा सा अटैच बिंदु है। थोड़ा बोलूं या बहुत ज्यादा बोल दूं? तो देखते हैं कि वो उस बिंदु का नाम क्या है। आपने वर्णमाला पढ़ा और उसके अंदर कुछ चीजें अपने क्या है, छोटी छोटी चीजें रहेगी, उन चीजों को अपने करने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जो अपने टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्दकोश आज का। शब्दकोश से पहले क्या है कि सबसे पहले अपने जानकारी ले लेते हैं कि बेसिक सी जानकारियां ले लेते हैं। आज अपने करेंगे क्या वो चीज लिख लेते हैं अपने। सबसे पहले जो अपने चर्चा में लेंगे आज, सबसे पहले जो चर्चा में लेंगे स्वरों की मात्राएं। सबसे पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा स्वरों की मात्राएं, किस प्रकार गणना करनी है उनकी, कितनी होती है और क्या बोला जाता है, वो सारी की सारी। 2 नंबर पर जो रहेगा अपना वो रहेगा व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को ओ स्वर रहित करना, ये रहेगा व्यंजनों को स्वर रहित करना। तो ये 2 टॉपिक जब अपने करेंगे, इनको क्या करेंगे अपने, व्यंजनों को स्वर रहित करना ये सीखेंगे। और उसके बाद में जो रहेगा अपना उसके बाद में रहेगा अपना कौन सा, शब्दकोश। ठीक है, तो ये 3 चीजें आज अपने पढ़ेंगे और गहराई से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने इनको कर सकते हैं। और जितना आपने डीपली जाने की प्रयास करेंगे उससे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और ये जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, आपके हौसले से ही ये चीजें कर पा रहे हैं। नई नई चीजों को आपके समक्ष रखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप शेयर करते रहिए और आपका हौसला अफजाई कराया हुआ ही हमें क्या है, आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है जी, अब अपने बढ़ते हैं आगे। और आगे जो अपने पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मात्राएं। मात्रा को अगर किसी इंग्लिश के अंदर बोला जाए तो अपने क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज रूप में क्या बोल सकते हैं अपने, क्वांटिटी, किसी चीज की मात्रा।
जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो गुड़, 3 लीटर पानी, इस प्रकार से अपने केजी के अंदर, लीटर के अंदर, मिलीमीटर की, मिलीलीटर के अंदर, ऐसे अपने क्या है उसको तोल सकते हैं। वो भी एक मात्रा होती है। क्या होती है? क्वांटिटी बोल सकते हो आप उसे। लेकिन जो इन मात्राओं की बात कर लें तो ये रहती है स्वरों की मात्राएं। तो अपने बात करें हिंदी के अंदर मात्रा किसे कहते हैं, तो हिंदी के अंदर जो मात्राएं रहती है, हिंदी के अंदर जो मात्राएं रहती है उन्हें क्या बोलते हैं कि स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। मात्राएं किसे कहा जाता है? वे ध्वनियां जो स्वरों का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती है। किस प्रकार करती है स्वरों का प्रतिनिधित्व? कि इनके द्वारा क्या है, स्वरों की पहचान होती है कि किस स्वर की है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने आगे और स्वरों की जो मात्राएं हैं उनके सिंबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आ की, ए की, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि स्वरों की जो संख्याएं रहती है वो कितनी रहती है? 11। तो याद रखना, स्वरों की संख्याएं होती है 11, तो मात्राएं भी कितनी होगी? 11 होगी। तो याद रखना। तो आपको पूछे कि स्वर कितने? 11 हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर कितने हैं? 11 हैं। और मात्राएं कितनी हैं? ये भी 11 हैं। तो आप लिख सकते हो स्वर 11 है तो मात्रा भी कितनी हो जाएगी? 11। स्वर 11 है तो मात्रा भी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, अब मात्राओं की बात कर लें तो स्वर जो 11 होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और आपका औ। यही है। तो ये 11 स्वर रहते हैं आपके सामने और हम इनकी वर्णमाला के अंदर अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। किस स्वर को किस भाग से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये सारी की सारी चर्चाएं कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं कि इन्हें, इनकी जो मात्रा के सिंबल है वो कुछ इस तरीके से किए जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें किस प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। आपको वो पूछेगा हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। उसके बाद में वो क्या पूछेगा कि दृशित मात्रा मात्राओं की वर्णमाला में संख्या। दृशित पूछे तो देखिए, आपको पूछे कि वर्णमाला में मात्राओं की संख्या, तो आप जितने स्वर है उतना ही उत्तर दोगे। अगर आपको पूछे कि दृशित मात्राओं की संख्या कितनी है, किसकी? दृशित का मतलब है जो विजुअल है, जो दिखाई रहती है हमें। तो दृशित मात्राओं की संख्या कितनी है, तो उत्तर रहेगा आपका 10। उत्तर क्या रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है। अब आप पूछोगे कि कौन सा एक स्वर है जिसकी मात्रा दिखाई नहीं पड़ती, भाव रूपी होती है? होती तो है लेकिन क्या विजुअल नहीं होती, दृश्य नहीं होती। तो वो स्वर है आपका कौन सा? कौन सा स्वर है? वो है आपका ऐ स्वर। ऐ स्वर की जो मात्रा है वो दिखाई नहीं पड़ती, इसका कोई सिंबल नहीं होता।
क्या नहीं होता, इसका कोई सिंबल नहीं होता। तो उस सिंबल को इस तरीके से आप क्या है खाली ब्लैंक छोड़ सकते हो। आगे बात समझ में, उस चीज को क्या कर सकते हो आप, ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब आगे मात्राएं हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं कि क्या है कितनी है। वो जो 10 दृश्य मात्राएं हैं उनकी बात कर लेते हैं अपने। 10 दृश्य मात्राओं की का उल्लेख करें तो आ की जो मात्रा रहती है उसका सिंबल ये रहेगा। आ की जो मात्रा रहेगी उसका सिंबल ये वाला रहेगा। और उसके बाद में ई की जो मात्रा रहती है, ई की जो मात्रा रहती है वो आपकी रहेगी कौन सी, ये वाली। दीर्घ ई की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी ये वाली। ऊ की जो मात्रा रहेगी उसका सिंबल ये रहेगा। दीर्घ ऊ की जो मात्रा रहेगी उसका सिंबल ये रहेगा। री का सिंबल क्या रहेगा, री का सिंबल यू रहेगा। ए का सिंबल क्या रहेगा, ए का सिंबल रहेगा, सिर्फ आपको शिरोरेखा खींचनी है और ऊपर एक मात्रा लगानी है। और उसके बाद में आपका आई का जो सिंबल रहेगा वो ऊपर एक शिरोरेखा खींचनी है और आपको ये लगाना है। और उसके बाद में ओ का जो सिंबल रहेगा शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों लगानी है, शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों लगानी है, इस प्रकार से रहेगा। और उसके बाद में औ का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा कौन सा, खड़ी पाई और शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों लगानी है। और क्या लिखना है, आई बात समझ में। तो ये आपकी मात्राओं के सिंबल हो गए जिन्हें आप मात्रा चिन्ह बोलते हो, है ना। तो मात्रा चिन्हों की बात कर लें तो दृश्य जो मात्राएं रहती है वो रहती है 10। और अदृश्य की बात कर लें, दृश्य जो रहती है 10 रहती है और वैसे मात्राओं की संख्या कितनी है, 11 रहती है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने स्वरों की बात की और स्वरों की बात कर लें तो स्वरों की बात कर लें तो इसके अंदर हमने मात्राएं ढूंढनी शुरू कर दी। और मात्राओं की जो वर्णमाला में संख्या होती है जितने स्वर उतनी मात्राएं, लेकिन दृश्य मात्राओं की संख्या 10 रहती है। कितनी रहती है, 10 रहती है। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। और हमने क्या मात्रा गिननी सीख ली है। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे कि कौन सी, वर्णों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब दो प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित। तो आपके सामने मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक तरफ मैंने लिख दिया कमल, और इस कमल शब्द को लिखने के बाद में मैंने आपके सामने दो प्रश्न रखे और उन दो प्रश्नों को मैंने इस प्रकार से लिखने का प्रयास किया। पहला प्रश्न कौन सा लिखा मैंने, पहला प्रश्न ये लिखा कि दिए गए शब्द में स्वर, दिए गए शब्द में मात्राएं बताइए। थोड़ा विजुअल नहीं है, थोड़ा सा दूसरा देखते हैं। दिए गए शब्द में मात्रा की संख्या बतानी है, दिए गए शब्द के अंदर मात्रा की संख्या बतानी है। दिए गए शब्द में मात्राओं की संख्या बतानी है। और बात करें दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या बताइए, संख्या बताइए।
ठीक है, ये दो शब्द आएंगे, क्या आएंगे, ये दो शब्द आएंगे। उससे पहले क्या है, अपने मात्रा के सिंबल पढ़ चुके हैं। अब आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है भाई, देखिए आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश के अंदर लेके जा रहा हूं कि जब हमने वर्णमाला टॉपिक शुरू किया था, जब हमने वर्णमाला टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले हमने क्या है, स्वरों का विभाजन पढ़ना शुरू किया था। और उन विभाजनों के अंदर एक सबसे पहला विभाजन, शायद आपको याद हो ना हो, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहला जो विभाजन किया था हमने, वो किसके आधार पर किया था, मात्राओं के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर हमने विभाजन किया था। मात्राओं के आधार पर जब देखा गया तो हमारे सामने स्वर निकल के आए थे तीन प्रकार के। एक तो था आपका लघु स्वर, जिसे छोटा स्वर बोला गया था और जिसे एक मात्रिक स्वर भी बोला गया था। एक था दीर्घ स्वर, जिसे हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जान रहे थे, है ना, जिसे दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, बड़ा स्वर भी बोलते हैं। तो अपने बात कर लेते हैं, उनमें से दो चीज उठानी है, एक तो होता है दीर्घ और एक एक पढ़ा था हमने, प्लुत पढ़ा था, वो अलग बात है। तो हमने लघु और दीर्घ देखा। लघु और दीर्घ स्वर, ठीक है, ये देखे थे। और जिनमें लघु स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 7। लघु स्वर कौन से थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री स्वर था, यही थे। बाकी बचे हुए 7 जो थे, 11 में से 4 के बचे 7, बाकी कौन से थे, दीर्घ थे। अब आपको याद क्या रखना है, इसकी चर्चा मैंने क्यों की है, तो देखिए जब भी आपको मात्राओं की गणना करनी होगी, जब भी आपको मात्राओं की गणना करनी होगी, अगर आपको कहीं भी लघु स्वर मिले, क्या मिले, लघु स्वर मिले, तो उस स्थिति के अंदर आप एक मात्रा गिनोगे। क्या गिनोगे, एक मात्रिक, मतलब आप गिनती में क्या लेके आओगे, एक। आप गिनती में क्या लेके आओगे, एक, क्योंकि इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी बोला गया, जिनमें एक मात्रा होती है, इनमें दो मात्रा होती है। इसी कारण ये जो बचे हुए स्वर है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है ना, और आपका ए है, आई है, ओ है और आपका औ है। ये जो स्वर थे, इनकी बात करें तो इन स्वरों की संख्या 7 थी। और इनकी जब भी मात्रा गिनोगे तो दो मिलोगे, गिनोगे, इन्हें क्या बोला गया था, द्विमात्रिक। यानी कि इनकी जो मात्रा गिनोगे वो एक शब्द के लिए कितनी गिनोगे, दो। ये मात्रा मिलेगी तो गिनती कितनी करोगे कि दो मात्राएं हैं, ये मात्रा मिलेगी तो गिनती कितनी करोगे कि एक मात्रा है। आगे बात समझ में। जिस प्रकार इसने प्रश्न दिया, जिस प्रकार इसने प्रश्न दिया कि मात्राओं की संख्या बताइए, ठीक है, इसमें मात्राओं की संख्या बताइए, तो देख लीजिए कितनी है मात्रा। कमल के अंदर मात्रा कितनी है, क, ए, मैं, ए, ले और आपका ए। आपके सामने मैंने क्या लिखा, कमल लिखा, और कमल के अंदर जो मात्राएं हैं उनकी संख्या बतानी है। कमल के अंदर मात्राएं कितनी है, ये संख्या बतानी है। सिर्फ स्वर
स्वर, स्वर। ठीक है। ए के अंदर कितनी मात्राएं? एक। ए के अंदर कितनी मात्राएं? एक। और ए के अंदर कितनी मात्राएं? एक। आगे बात सुन। अगर आप स्वरों की संख्या पूछे हो, अगर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी करोगे इसके अंदर? कितनी होगी? तीन होगी। इसकी एक बहन है, कमल की एक बहन है जिसका नाम है कमला। क्या नाम है? कमला। अगर मैं पूछूं कमला के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है, अगर मैं पूछूं कि कमला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद अपने कमला में स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी है, तो कितनी करोगे आप? वापिस तोड़िए इसे। क, मैं, ए, इसकी मात्रा लिखिए। देखिए, क में से स्वरों की स्वर निकला ए, मैं, ए, ले, और इसके बाद क्या आएगा आपका? आ। कमला के अंदर आ स्वर लगा हुआ है। अब आपको स्वरों की ज्ञात, अपने स्वरों की मात्राएं ज्ञात करनी है कि इसके अंदर मात्राएं कितनी है। तो स्वर ही पकड़ोगे सबसे पहले, स्वर, स्वर, स्वर। ए की मात्रा एक होती है, ए की मात्रा एक होती है, और ओ की, आ की मात्रा कितनी है? दो है। मैंने कहा ये दीर्घ स्वर है, इनकी दो मात्राएं गिननी है। ए, ई, उ, री, इनकी क्या गिननी है? एक मात्रा गिननी है। कितनी गिननी है? एक मात्रा गिननी है। यहां तक समझ में आया क्या आप सबको? बताइए, यस एंड नो। यहां तक समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं और इस बिंदु को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। तो यहां तक तो क्या किया हमने कि इसके अंदर स्वरों की मात्राएं, या मैं बोलूं मात्राएं गिनने के लिए हमने क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सीधी सीधी बात है, मात्राओं को गिन दो। जितनी मात्राएं लगी हुई उतनी लिख दो। जितनी मात्राएं लगी हुई है उतनी ही लिखनी है आपको। क्या करना है, चाहे कोई सा भी स्वर हो। दीर्घ स्वरों के लिए क्या करोगे? दो मात्राएं, लघु स्वरों के लिए एक मात्रा। सिंपल सा फंडा है। क्या है? सिंपल सा फंडा है। अब अपने बात करते हैं आगे। और अब आपको एक शब्द दिया और आपके सामने एक शब्द लिखा गया, राकेश। और आपके सामने एक शब्द लिखा गया, राजा। एक शब्द लिखा गया, रघुवंशी। ठीक है। नॉर्मल से शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए। अब इनके अंदर क्या है, आपको तीन प्रश्न दे, दो प्रश्न देगा वो। पहला प्रश्न देगा कि दिए गए राकेश शब्द के अंदर, ये जो राकेश शब्द बना है, रै प्लस आप प्लस कै प्लस ए प्लस शे प्लस है, इससे मिलकर बना है। आगे बात समझ में? ठीक है। और राजा की बात कर लें तो राजा जो शब्द बना हुआ है, रे प्लस आ प्लस जे प्लस आपका आ है, इनसे बना है। उसके बाद में अपने बात करें रघुवंशी की, तो रे प्लस रे प्लस ए प्लस घ प्लस उ प्लस व प्लस ए प्लस शे प्लस ई। ठीक है। आगे बात समझ में? अब आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से पहला प्रश्न देगा कि इनमें स्वरों की संख्या। तो याद रखना, स्वरों की मात्राओं की संख्या पूछेगा। स्वरों की मात्रा।
सीधा भी पूछ सकता है कि मात्रा कितनी है, यही आपको करेगा यहां पर प्रश्न कि मात्रा कितनी है, यही प्रश्न करेगा यहां पर कि मात्रा कितनी है। आगे बात समझ में आया क्या, कि मात्रा पूछेगा तो उस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, मात्राएं गिन दोगे। कैसे गिन दोगे, ये लो, आ गया 2, ए आ गया 2, ए आया 1, तो इसके अंदर 2 और 2 4 और 1 5, तो मात्राएं कितनी है 5। मात्राओं की संख्या कितनी होगी 5 हो गई। उसके बाद राजा लिखा हुआ है, राजा के अंदर आ है 2, आ है फिर से 2, ठीक है, 2 और 2 4, तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी 4। इधर देखते हैं 1 1 1 और उसके बाद में 2, तो इसके अंदर कितनी होगी 2 और 3 5, ठीक है, तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होगी 5। आगे बात समझ में, तो ये तो आगे आपके सिंपल से प्रश्न। अब वो पूछेगा कि दिए गए शब्दों में वर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, दिए गए शब्दों में वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या का मतलब यही है कि यहां पर भी क्या है वर्णों की संख्या, और यहां पर भी क्या आपको करना पड़ेगा वर्णों की संख्या का मतलब यही है कि जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों की गणना करनी पड़ेगी। स्वर और व्यंजन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी। तो स्वर तो हमने गिन लिए कितनी, इसके अंदर स्वर कितने थे, स्वरों की मात्राएं कितनी है वो गिन लिए, ठीक है ना। अब वर्णों की संख्या गिनते समय आप क्या करोगे कि वर्णों को गिनना है 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, वर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फिर आपको क्या है, ये मात्रा नहीं देखनी है कि इसके लिए 2 लगाना है 1 लगाना है, वो चीजें नहीं देखनी। वर्णों के अंदर तो गिनने हैं कि वर्ण कितने आए हैं, 1 आए हैं या 2 आए हैं या 5 आए हैं 6 आए हैं। उस समय क्या है कि आपकी मात्राएं आधारित नहीं होती, वर्णों का मतलब स्वर गिनने हैं कि कितने हैं। फिर मात्रा का 1 सिंबल 2 सिंबल ये जो लगाए हैं ये नहीं लगना चाहिए। अब देख लीजिए वर्णों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो एक बार के लिए मैं 6 लिख दूं, लेकिन उत्तर ये गलत है, ठीक है, जैसे दिया हुआ वैसे लिखूंगा। राजाओं के अंदर क्या है 1 2 3 4, कितने हो गए 4। उसके बाद रघुवंशी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, रघुवंशी के अंदर कितने हैं 8 है। आई बात समझ में, गिनती के अंदर हमने सही गिने और उत्तर भी सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमने एक स्वर पढ़ा था अस्वर, और अस्वर की जो मात्रा है वो क्या नहीं होती, दृश्य नहीं होती। अस्वर की मात्रा दृश्य नहीं होती है, और इसे क्या है भाव भाव रूप में पढ़ा जाता है। किस में रूप में पढ़ा जाता है, मात्रा तो होती है लेकिन भाव रूप में पढ़ा जाता है, अदृश्य मात्रा होती है। इसी कारण इस स्वर को क्या बोला जाता है, इस स्वर को बोला जाता है उदासीन स्वर। इनको क्या बोला जाता है, अस्वर को बोला जाता है क्या, उदासीन स्वर। अस्वर को उदासीन स्वर बोला जाता है, न्यूट्रल के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, इस स्वर की बात कर लें तो इस स्वर की जो मात्रा है वो दृश्य नहीं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसकी खासियत ये और है कि जब भी आपको वर्ण ज्ञात करने हो, याद रखना, जब भी आपको क्या रखने हो, वर्ण ज्ञात करने हो, और दिए गए शब्द में जो अंतिम वर्ण है, दिए गए शब्द में जो अंतिम वर्ण है, जैसे श, इसके अंदर राजा के अंदर जा, इसके अंदर रघुवंशी में शी, दिए गए शब्द में अंतिम वर्ण में स्वर अगर आपको ए जुड़ा हुआ मिले, अब ए किस में जुड़ा हुआ है, इसमें श के अंदर ए जुड़ा हुआ है ना,
श प्लस ए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण जिसमें स्वर ए जुड़ा हुआ मिले तो उस ए स्वर को, अंतिम वाले ए स्वर को वर्ण काउंटिंग के अंदर काउंट नहीं करना है। जैसे हमने किया कि 1 2 3 4 5 6, वर्ण देखने में कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर अंतिम वर्ण आपको क्या मिले? ए स्वर मिले, क्योंकि ये उदासीन है, इसकी मात्रा दिखाई नहीं देती, इसी कारण क्या है, इसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता अंतिम वर्ण के रूप में। अंतिम वर्ण ए मिल जाए तो आप क्या करोगे, उसको वर्ण रूप में नहीं काउंट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो उत्तर हो जाएगा क्या इसका? 6 न होकर कितना होगा? 5। उत्तर क्या रहेगा इसका? 5। काउंटिंग किया, अंतिम स्वर कौन सा आ गया? आ। तो 1 2 3 4, राइट। काउंटिंग किया, अंतिम स्वर आ रहा है ई। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्तर सही। अब बताइए यहां तक समझ में आया क्या? कि आपको बताया कि अगर आपको क्या है कि स्वरों की मात्राएं गिननी है तो वो तो सही गिननी है, उसके अंदर कोई चक्कर नहीं है कि अंत में ए आए पे आए, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्या गिनने हैं? वर्णों की संख्या गिननी है, और किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपको ए मिल जाए किसी व्यंजन के अंदर लगा हुआ, तो उस स्थिति के अंदर उस ए को काउंटिंग नहीं करोगे, बाकी हुए व्यंजनों को काउंटिंग करके आप लिख दोगे। आगे बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी। तो देखिए कि अब जो अपना अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा व्यंजनों को स्वर रहित करना। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है? हल चिन्ह लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी प्रत्येक के अंदर नहीं बन पाती। बना सकते हो लेकिन उसका रूप नहीं दे सकते ना आप उस तरीके से। अब उसको क्या है कि व्यवस्थित रूप क्रम के अंदर, व्याकरण के अंदर डालने के लिए जो क्या है, अच्छा संजोग यानी कि अच्छे तरीके से उनको क्या है सजाया जा सके वर्णों को, तो उस तरीके से लिखने के लिए अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। हमने वर्णों की संख्या ज्ञात की थी कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों की वापिस हमने चर्चा कर ली है। और 33 व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजनों में कै से लेकर मैं तक हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे, 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, य र ल व, और उसके बाद में 4 हमने उष्मीय व्यंजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उष्मीय व्यंजन पढ़े थे, और जिसे बोलो श श स है। ठीक है, ये 4 पढ़े थे। तो टोटल 8 और 25 कितने हो गए? 33 व्यंजन। उन 33 व्यंजनों के बारे में अपने चर्चा भी कर चुके हैं, और उन व्यंजनों को स्वर रहित करना सीखेंगे। 33 व्यंजनों को, किनको? उन 33 व्यंजनों को। तो उनकी बात करें तो आपको पता है कि किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए, किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए क्या चाहिए? ये वाली एक स्ट्रक्चर चाहिए, या फिर ये तो कई बार नहीं चलती कि ये जरूरी है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो जरूरी होती है किसी व्यंजन को लिखने के लिए। कौन सी? शिरोरेखा। ऊपर वाली होती है शिरोरेखा, ये होती है खड़ी पाई। ठीक है, किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए कम से कम एक तो होना ही चाहिए उसके साथ। कौन सी? शिरोरेखा। और कुछ व्यंजनों को लिखने के लिए शिरोरेखा और किसकी? खड़ी पाई, दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपने देखे होंगे कि कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं, या व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो शिरोरेखा के इस तरफ क्या है, डन हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं।
यानी कि उनका जो समापन है वो शिरोरेखा के इस तरफ हो गया। कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं, कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो शिरोरेखा के दोनों तरफ काम करते हैं, जो शिरोरेखा के दोनों तरफ काम करते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो सिर्फ शिरोरेखा पे काम करते हैं, उसके अंदर खड़ी पाई होती नहीं है। किसके अंदर? उन व्यंजनों के अंदर खड़ी पाई होती नहीं है। तो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, चीजों को करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के व्यंजन को कैसे स्वर रहित किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वे व्यंजन जो खड़ी पाई के पूर्व, या मैं बोलूं पहले, आते हैं वह खड़ी पाई को नहीं लांघते। ऐसे वर्णों की जो संख्या रहती है वो रहती है साहब 22। तो याद रखना। अब आपको सिंपल भाषा के अंदर बता देता हूं, वो कितनी रहती है? 22 रहती है। देखिए कि ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई के, जैसे ये वाली खड़ी पाई है और आप सामने से इस पे लिख रहे हो, जो इस तरफ खत्म हो जाए, ऐसे व्यंजन कितने होते हैं? 22 होते हैं। जैसे आपके लिए उदाहरण मैं लिख देता हूं, जो इधर खत्म हो जाते हैं, ये वाले आप समझ जाओगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा क्या? जय लिख दिया। क्या लिख दिया? जय लिख दिया आपके सामने। और उसी प्रकार आपके सामने मैंने क्या लिख दिया? मैंने क्या लिख दिया आपके सामने? ख लिख दिया। उसी प्रकार आपके सामने मैंने क्या लिख दिया? भय लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो कि इस बिंदु के अंदर देखें, इस वर्ण के अंदर देखें तो खड़ी पाई के इस तरफ क्या है? व्यंजन खत्म हो रहा है, इधर कोई भी व्यंजन नहीं आ रहा है। इसमें भी देखें तो खड़ी पाई के इस तरफ क्या है? व्यंजन खत्म हो रहा है। इसमें भी देखा जाए तो खड़ी पाई के इस तरफ क्या है? व्यंजन खत्म हो रहा है। ऐसे व्यंजन पूरी वर्णमाला के अंदर 12 होते हैं, जो खड़ी पाई को कभी इस तरफ लांग के नहीं आते। जो खड़ी पाई के, जैसे कै लिखते हो, कै इस तरफ आ गया ना, आधा उधर आधा इधर, इस प्रकार से नहीं आते, वो सिर्फ इधर खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे वर्णों की जो संख्या है, ऐसे व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी रहती है? 22 रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो 22 व्यंजन है इनको स्वर रहित किस प्रकार से किया जाए। इनको स्वर रहित करने का सबसे अच्छा तरीका, नोट, इन्हें स्वर रहित करने के लिए इनकी खड़ी पाई को हटाया जाता है। ठीक है। इनकी खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। जैसे
मेन अगर आप जय लिख रहे हो स्वर रहित करके, आपको जय लिखना है तो किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से। जैसे आप ख लिख रहे हो स्वर रहित करके तो किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से। जैसे आप भय लिख रहे हो स्वर रहित करके तो किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से करके। जैसे अपने ख से क्या बनाते हैं? जैसे मैंने लिखा जखम, वैसे जैसे लिखते हो अभ्यास, जैसे सज्जन, क्या करोगे इसके अंदर सज्जन लिख दिया आपने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो खड़ी पाई को कभी लांग के उस तरफ नहीं जाते और खड़ी पाई के इस तरफ क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे व्यंजन पूरी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजनों में से 22 होते हैं व्यंजनों में से। और बात करें तो इनको स्वर रहित करने का तरीका ये रहता है, इनकी खड़ी पाई को हटाया जाता है। ठीक है, इनकी खड़ी पाई को हटाया जाता है। तो इसको स्वर रहित करने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, कोई दिक्कत थी नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये है कि व्याकरणिक दृष्टि से तो ये सही है, जय के नीचे आप हल का चिन्ह लगा दो, व्याकरणिक दृष्टि से स्वर रहित हो गया। लेकिन ये है कि जब अपने व्याकरण के रूप में किसी पाठ्यक्रम के अंदर, या मैं बोलूं कोई कविता के रूप में, या किसी प्रश्न पत्र के रूप में, या अपने अखबार जो पढ़ते हैं उसके रूप में जब पढ़ते हैं, तो वहां पर ये लिखी हुई चीजें क्या है, अच्छी नहीं लगती, प्रभाव नहीं डालती, तो अप्रभावी सी लग रही है ये चीजें, है ना। अब इसी चीज को मैं कैसे लिखता, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है अभ्यास लिखा हुआ है, या जखम लिखा हुआ है, तो कैसे लिखता, जय पूरा, फिर ख पूरा लिख के उसके नीचे अलंत, फिर मैं लगाता, अच्छा नहीं लग रहा, ये सही है। ठीक है, तो अपने इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप स्वर रहित करके लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। जो आगे रहेगा बिंदु, और उसके अंदर देखें कि 33 में से 22 वर्ण कर लिए हमने। 22 की बात कर लें तो 22, उन 22 वर्णों की बात कर लें कि जो कि इस तरफ नहीं आते लांग के, 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। उनको स्वर रहित करने के लिए क्या है, खड़ी पाई हटा दी जाती है। क्या हटा दी जाती है? खड़ी पाई हटा दी जाती है। तो अगला जो रहेगा अपना, वो रहेगा कि ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई लांग कर इस तरफ आते हैं। कैसे? कि ये खड़ी पाई है, इस तरफ भी आ गया व्यंजन और इस तरफ भी आ गया, ये क्या है, ऐसे व्यंजन की बात करेंगे अपने। इन व्यंजनों को किस प्रकार से क्या है, स्वर रहित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे व्यंजनों की संख्या संख्या 33 वर्णों में से दो होती है। तो याद रखना, 33 में से दो वर्ण ऐसे होते हैं जो कि खड़ी पाई को लांग कर इस तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे वर्णों की जो संख्या है, ऐसे व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी रहती है? दो रहती है। और वो कौन से है? एक तो है क, और एक है आपका फ। ठीक है, तो ये दो वर्ण ऐसे हैं जो कि क्या है, दोनों तरफ रहते हैं, इस तरफ और इस तरफ। इनको स्वर रहित करने का तरीका, इनको स्वर रहित करने का तरीका, तो याद रखना, क को स्वर रहित करना है और फ को स्वर रहित करना है। इन दोनों वर्णों को स्वर रहित करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, इधर वाला जो हिस्सा है ना, जैसे खड़ी पाई के इधर वाला हिस्सा,
इधर वाला हिस्सा है, इसे क्या कर दो आप 50% क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और इसका भी इधर वाला हिस्सा क्या कर दोगे, 50% क्या कर दोगे, माइनस कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इधर वाला हिस्सा क्या कर दोगे आप, 50% कम कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखो, अगर इसको 50% इस वाले हिस्से को किया तो आपने क्या लिखा, इस प्रकार से। आगे बात समझो, फैक को 50% कम कम किया तो क्या लिखा, इस प्रकार से। यानी कि ये जो गोलाई है इसको पूरा मत दो, ये लो। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है वक्फ, कै क्या है इसमें, आधा है। उसी प्रकार एक अन्य वर्ण ले लेते हैं, एक अन्य वर्ण ले लेते हैं, जैसे तख्त, ये तो दूसरा हो गया ना। जैसे आपका मक्खन, ठीक है, तो इस प्रकार के व्यंजन क्या कहलाते हैं कि इनको स्वर रहित करने के लिए आधा लिखा जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, यहाँ पे क्या है, संयुक्त अक्षर बनाते हैं ऐसे व्यंजन, क्या बनाते हैं, संयुक्त अक्षर। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो और कौन से वर्ण बचे, आगे बढ़ते हैं तो और कौन से वर्ण बचे, तो देखिए 33 में से दो गए, अपने 33 में से दो गए, अपने 33 में से 22 गए थे, वो कितने बचे थे, 8 और 3 11, 11 में से दो गए, कितने बच गए, 9 बच गए। ठीक है, 9 की बात करें, उन 9 व्यंजनों की बात करें तो वो कौन से हैं, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर उस तरफ नहीं जाते तो वो वर्ण होते हैं 22, दोनों तरफ रहते हैं वो वर्ण होते हैं 2, और बाकी बचे 9 वर्ण। 9 वर्णों में से कौन कौन से, 9 वर्णों में से कौन कौन से आपके, एक तो कै वर्ग का 5वां अक्षर लेना आपको, ठीक है, अंग है बोलते हैं, और उसके बाद में आपका जो रहेगा च वर्ग का दूसरा अक्षर 6, उसके बाद में आपका जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, ट, एक रहेगा आपका ठ, एक रहेगा आपका ड, एक रहेगा आपका ढ, कौन सा रहेगा, ढ रहेगा। तो कितने हो गए भाई, 4 और 2, 4 और 2 6 हो गए। अब बचे 3, 3 कौन कौन से, अब बढ़ते हैं आगे, तो देख देख रहे हैं अपने, कै खड़ी पाई के दोनों ओर, ख खड़ी पाई के इस तरफ, ग इस तरफ, घ इस तरफ, अंग ये रहा, च इस तरफ, छ ये रहा, उसके बाद में ज इस तरफ, झ इस तरफ, और आपका पंचमा अक्षर भी क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। उसके बाद में आपका ट आ गया, ठ आ गया, ड आ गया, ढ आ गया, है ना। और अपने बात कर लें तो इसका जो पंचमा अक्षर है वो भी इस तरफ रहेगा। उसके बाद में तय वर्ग आ गया, तो तय इस तरफ, थ इस तरफ, द खड़ी पाई नहीं आ रही इसमें, तो द इसमें आ जाएगा। उसके बाद में ध वो भी इस तरफ, न इस तरफ, ठीक है। उसके बाद पै वर्ग आ गया, तो पै इस तरफ, फ दोनों तरफ बात कर ली, और ब इस तरफ, भ भी इस तरफ, मैं भी इस तरफ। उसके बाद में आ गया ये खड़ी पाई वाला आ गया, खड़ी पाई के इस तरफ। उसके बाद में आ गया रे, रे के अंदर खड़ी पाई नहीं आती, रे के अंदर खड़ी पाई नहीं आती, रे के अंदर नहीं आती। ले के, ले इस तरफ, वह भी इस तरफ। उसके बाद श, स, है, तो तीनों के तीनों स की बात कर ले तो इस तरफ आएंगे खड़ी पाई के इस तरफ, और बचा हुआ कौन सा है। अब गिनिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 वर्ण, वो कितने थे 22 + 2 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 33 व्यंजन हो जाएंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं। इनमें से एक बार एक वर्ण को मैं बाहर निकाल रहा हूं और उस वर्ण का नाम है कौन सा, रै वर्ण। रै वर्ण को अपने क्या है अलग से लिखेंगे, इसको अलग से श्रेणी में पढ़ा जाता है। देखिए आप नोट कर रहे हो कि इन व्यंजनों की ओर जब आपने देखा तो इन व्यंजनों के अंदर क्या नहीं है, खड़ी पाई नहीं है। क्या नहीं है, खड़ी पाई नहीं है। तो खड़ी पाई नहीं है तो न तो इस तरफ न इस तरफ, बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन एक खासियत है इनकी, इनकी क्या है, प्रत्येक व्यंजन के नीचे गोलाई दे रखी है। ठीक है, गोलाई दे रखी है। इसी कारण इन व्यंजनों को गोलीय व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोलीय व्यंजन। इन्हें स्वर रहित करने के लिए, इन्हें स्वर रहित करने के लिए का तरीका, स्वर रहित का तरीका इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इनके नीचे, हल का चिन्ह क्या है, लगाया जाता है। आगे बात समझ में, इनके नीचे क्या लगाया जाता है, हल का चिन्ह लगाया जाता है। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि जब इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया गया, इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया गया तो ये क्या हो गए, स्वर रहित हो गए। जैसे मैंने लिखा आपके सामने ट, तो ट के नीचे आपने हल का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया, स्वर रहित। ठ के नीचे हल का चिन्ह है तो ये भी क्या हो गया, स्वर रहित। सारों में यही होगा, सब में ही यही होगा। ठीक है, तो इनको स्वर रहित करने के लिए क्या है, हलत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बाद में जो आता है वो आता है कौन सा, रे। कौन सा आता है, रे वर्ण आता है। रे वर्ण की बात कर लें तो रे वर्ण की बात कर लें तो एक नई स्लाइड लेनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। रे की बात कर लें, रे की बात कर लें तो इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, इसे प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इसे रेफ व्यंजन बोला जाता है अलग अलग स्थितियों में। और इसे क्या बोला जाता है, लुंठित या रुंडित बोला जाता है इसे। लुंठित या फिर रुंडित बोला जाता है। ठीक है, और ये है किस वर्ग में आता है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। देखिए इस रै को लिखने के लिए, इस रै को लिखने के लिए, इस रै को लिखने के लिए, इस रै को लिखने की जो स्थितियां हैं वो चार उत्पन्न होती है। एक तो रै आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसे आप कह सकते हो संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब पूरा रै, संपूर्ण का मतलब पूरा रै। और दूसरी जो स्थिति रहेगी रै को लिखने की वो रहेगी आपकी कौन सी, खड़ी पाई। खड़ी पाई के इस तरफ नीचे लगा होगा, क्या लगा होगा, इस तरफ नीचे लगा होगा, ये यूं। ठीक है, और तीसरी जो स्थिति रहेगी वो कौन सी रहेगी, तीसरी जो स्थिति रहेगी शिरोरेखा के इस तरफ यूं लगा होगा। ठीक है, और चौथी जो स्थिति रहेगी वो रहेगी
ये वाली गोलीय व्यंजनों के नीचे, जैसे ट्रक, ड्रम, इस प्रकार से। तो देखिए एक बात याद रखना, जब भी आपको रे, जब भी आपको रे, जब भी आपको रे क्या मिले पैरों में, जब भी आपको रे पैरों में मिले तो रे हमेशा पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। तो याद रखना संपूर्ण, ये भी स्थिति किसकी है? संपूर्ण की स्थिति है। संपूर्ण का मतलब ये है कि इसके अंदर रे स्वर रहित है। ठीक है, जैसे आपका प्रकार, प्रमाण, प्रकाश, ये शब्द जो है ये पूरा है वर्ण। पै आधा है, रे पूरा। कभी भी रे अगर आपको नीचे पैरों में लगा हुआ मिले तो हमेशा रे क्या रहता है? संपूर्ण रहता है। लेकिन आपको रे ऊपर की तरफ लगा हुआ मिल जाए तो वहां क्या रहेगा? स्वर रहित या आधा। रे क्या रहेगा? स्वर रहित। जैसे वर्ष, क्या रहेगा? वर्ष। जैसे आपका क्या रहेगा? वर्ष। और उसके बाद में बात करें तो ये रहेगा वर्ष ऋतु। वर्ष हो गया, वर्षा के बारे में तो हो ही गया। ये रहेगा अपना ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि। आप देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ जो लगा हुआ है ये वाला, ये रे क्या है? आधा। आधा मतलब इसके अंदर क्या है? स्वर रहित है ये। ठीक है। और ये जो रे है ये भी आधा, ये रे ये भी आधा। सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ लगा हुआ रे, इसे रेफ बोला जाता है। इस स्थिति को रे की रेफ स्थिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफ स्थिति। ठीक है जी। अब आ गया आपके सामने ये वाली स्थिति। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लिखा जाता है, ट्रक लिखा होता है आपके सामने, ड्रम लिखा होता है, इस प्रकार से शब्द लिखे होते हैं। और काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ड्रम के अंदर क्या है कि रे पूरा है या आधा है। तो आपको मैंने बता दिया कि जब भी आपको रे नीचे लगा हुआ मिले तो रे पूरा होता है। जब भी आपको रे नीचे की ओर लगा हुआ मिले तो क्या होता है? रे पूरा होता है। अब इसका विभाजन किया जाए तो शुरू शुरू में क्या हुआ था कि ट्रे को लिखने के लिए क्या है, टै को स्वर रहित करना है तो इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। अब क्या है कि ट्रक लिखना था तो इसके अंदर ये जोड़ेंगे, और ये जो स्थिति बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि टै हलंत रैक ट्रक। अब इसको क्या है कि जब भी लिखी जाती है, क्या कोई शब्द लिखा जाता है और पीछे वाला व्यंजन क्या है? स्वर रहित हो तो ये वाला व्यंजन इसके पैर में आ जाएगा। रे का नियम है। तो याद रखना, जैसे ये इस प्रकार से लिखते थे हलंत समय, अब ये रे जब पैरों में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये, तो ये क्या बन गया? ट्रक। तो ये वाली स्थिति भी क्या रहेगी? संपूर्ण की स्थिति। ये वाली स्थिति भी क्या रहेगी? संपूर्ण की स्थिति। ठीक है, ये वाली स्थिति भी क्या रहेगी? अपनी संपूर्ण की स्थिति रहेगी। ठीक है, तो अपने जो किया है अब तक वो क्या क्या किया है देखिए। हमने सबसे पहले बात की थी कि मात्रा गिननी सीखी, जिनमें स्वर की बात करें तो स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है जो ध्वनियां, वे मात्राएं कहलाती है। मात्रा की बात करें तो मात्रा की संख्या जितने स्वर उतनी मात्राएं, लेकिन दृश्यित मात्राएं कितनी है? 10 है। और जो मात्राएं हैं वो कितनी है? 11 है। सीधा सीधा प्रश्न आए तो दृश्यित मात्राएं 10 है तो किस स्वर की जो मात्रा है वो आपको दृश्यित नहीं होती? तो वो है अस्वर। इसी कारण इस अस्वर को क्या नाम दिया गया है? उदासीन स्वर।
क्या नाम दिया गया है? उदासीन स्वर। तो बाकी की मात्रा दिखाई पड़ती है हमें। वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन दृश्यित मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखा तो वर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने एक वर्ण लिया, शब्द लिया था कमल, उसके अंदर किस प्रकार से किया? तो हमने सबसे पहले बात की थी कि आपको शब्द देकर दो आपके सामने प्रश्न करेगा कि या तो आप स्वरों की संख्या, स्वरों अपने मात्राओं की संख्या बताओ, या फिर आप क्या बताओ? वर्णों की संख्या, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आए। तो मात्राओं की संख्या अगर निकाली थी, तो मात्राओं की संख्या में आपने क्या किया कि स्वरों को दो भागों में बांटा, और लघु स्वर और कौन से? दीर्घ स्वर। लघु स्वरों की संख्या 4 पड़ी थी वर्णमाला टॉपिक के अंदर, और दीर्घ स्वरों की संख्या हमने 7 पड़ी थी। लघु स्वरों की बात कर ले तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका क्या रहेगा? री रहेगा। और बाकी 7 बचे हुए क्या हो जाएंगे? दीर्घ। जब भी आपको लघु स्वर मिले तो उसके लिए मात्रा गिननी है 1। कितनी गिननी है? 1। जब भी आपको दीर्घ स्वर मिले तो उसके लिए मात्रा काउंट करनी है 2। कितनी करनी है भाई? 2 मात्रा काउंट करनी है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कमल, कमल को जब हमने विच्छेद किया तो ये रूप निकल के आया सामने। क्या निकल के आया? ये रूप निकल के आया, और एक शब्द दिया मैंने नीचे, कमला। ठीक है जी। कमल की बात करें तो कमल के अंदर मात्राओं की संख्या, तो ये लघु स्वर 1, लघु स्वर 1, लघु स्वर 1, तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? तो 3 है। कमल के अंदर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई है भाई? मात्राओं की संख्या 3 हो गई। कितनी होगी? 3 होगी। उसी प्रकार कमल के अंदर वर्णों की संख्या ज्ञात की थी, और मैंने बताया था जब भी आप वर्णों को गिनना शुरू करो तो उसके अंदर देखना कितने स्वर है, कितने व्यंजन। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण जिसमें ए स्वर लगा हुआ है तो उस ए स्वर को काउंट नहीं करोगे किसमें? वर्णों की गिनती के अंदर। बाकी जो भी स्वर मिले आपको उन सब की कर लो गिनती। अंत में अगर ए स्वर मिले किसी व्यंजन में लगा हुआ तो उसकी काउंटिंग नहीं करोगे। इसमें ए स्वर लगा हुआ है, वैसे गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए स्वर लगा हुआ है कमल के अंदर अंतिम में, तो इसके अंदर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। उसी प्रकार कमला के अंदर वर्णों के अपने स्वरों की संख्या 1 2 2 4, स्वरों की संख्या कितनी है? अपने मात्राओं की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 इसलिए क्योंकि अंतिम वर्ण क्या आ रहा है इसका? माँ आ रहा है, और मैं के अंदर आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल गिने जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें कर ली थी हमने। उसके बाद में बात की थी कि स्वरों की मात्रा, इधर देखा था राजा के अंदर, रघुवंशी के अंदर, ये सारी की सारी बात की थी मैंने। और क्यों नहीं किया जाता, ए को गिना क्यों नहीं जाता? क्योंकि उदासीन स्वर है। ठीक है, ये भी बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी कि व्यंजनों को स्वर रहित किस प्रकार से किया जाए। व्यंजन 3 प्रकार के पढ़ेंगे अपने, कि एक तो व्यंजन होते हैं जो कि खड़ी पाई के एक तरफ ही खत्म हो जाते हैं, इस तरफ। एक ऐसे व्यंजन होते हैं कि दोनों तरफ काम करते हैं। वे व्यंजन जो खड़ी पाई के इस तरफ खत्म हो जाते हैं, वे व्यंजन जो इस तरफ खत्म हो जाते हैं, एक तरफ ही खत्म हो जाते हैं, खड़ी पाई को लांघ कर आगे नहीं जाते, ऐसे व्यंजनों की संख्या 22 होती है। जो दोनों तरफ कार्य करते हैं, आधा इधर आधा इधर, तो ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, वे व्यंजन होते हैं 9। कितनी होती है? 9 होते हैं। ठीक है जी। जो खड़ी पाई जिसमें लगी हो और एक तरफ खत्म हो, उनको आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? खड़ी पाई हटा देनी है। और दोनों तरफ हो, उनको आधा करने के लिए क्या है कि इस तरफ वाला 50% घटा देना है। इस तरफ वाला खड़ी पाई को जो पार करके आ रही है लाइन, उसको क्या कर देना है? लगभग 25% कम कर देना है। ऐसे वर्ण दो ही होते हैं, एक होता है कै और एक होता है फै। 9 व्यंजनों को, अंतिम बचे हुए 9 व्यंजनों को, जिन्हें हम गोलीय व्यंजन कहते हैं, 8 गोलीय व्यंजनों को अपने क्या स्वर रहित करने का तरीका क्या था? उनका तरीका क्या था? उनका तरीका ये था, उनके नीचे क्या लगा दो? हल का चिन्ह लगा दो। जैसे आपके सामने आगे लिखा हुआ आएगा, ये रहा। ठीक है जी। इसके नीचे हल्का बचा हुआ रे है, रे को रेफ व्यंजन की श्रेणी में रखा। प्रकंपित, लुंठित, रुंडित, अंतस्थ व्यंजन। संपूर्ण रे को इस तरीके से, अगर पैरों में कहीं भी रे बैठा है तो वो संपूर्ण होगा, पूरा होगा,
ये उसके उदाहरण है। उसके बाद में अगर ऊपर रह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऊपर रह लगा हुआ है, तो वो क्या रहेगा, आधा स्वर रहित रहेगा। क्या रहेगा, स्वर रहित रहेगा। तो बाकी जो बची हुई क्लास है अपने वो रहेगी शब्दकोश की, बाकी करेंगे कल, ठीक है। और अभी क्या है, थोड़ा सा समय नहीं है और कहीं निकलना है, तो मेरा यही था कि इस क्लास के अंदर क्या शब्दकोश पूरा करवा दूं, लेकिन हो नहीं पाएगा। और अपने जो क्या है कि एक बिंदु रहा है स्टेट अपने छोटे बिंदुओं में, वो रहा है शब्दकोश। उस बिंदु को कराने के बाद में नेक्स्ट बिंदु को उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। हमारे टीचर्स की खासियत ये है कि बीमार भी होंगे, जैसे मेरी तबीयत आज डाउन है, रात में फीवर भी आ गया था, उसके बावजूद भी क्या है, मैं आपके सामने आपके समक्ष खड़ा हूँ और अपने क्लास लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप भी इस तरीके से अडिग रहे अपनी पढ़ाई के अंदर, कि कुछ भी हो जाए कि प्रत्येक दिन जितने घंटे पढ़ना है वो पढ़ूंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, किसी का विवाह हो या किसी का मृत्यु भोज हो, ठीक है। तो ज़्यादा न समय लेते हुए आपका मैं यहीं इस विषय अपने बिंदु को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।